जय हिंद प्यारे बच्चों। क्या हाल चाल है सबका। और आज हम लोग एक बार फिर एकत्रित हुए हैं अपना एफएसटी टेस्ट नंबर 21 लेके। और इसका केमिस्ट्री का डिस्कशन फर्स्ट 25 क्वेश्चन मैं आज आपको डिस्कस करूंगा। मैं यानी संजीव भाटिया आपको डिस्कस कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 51 टू क्वेश्चन नंबर 75। स्टार्ट करते हैं हमारे सिंह सर के इस मिशन के साथ। अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। और इसी मिशन के तहत हम लोग बच्चों इतनी सारी क्लासेस, इतने सारे रैपिड फायर टेस्ट पेपर डिस्कशन वो सब आपके लिए लेके आते रहते हैं, जिससे कि जो दूर बैठे हुए बच्चे हैं उनकी पढ़ाई किसी भी तरह से डिस्टर्ब ना हो। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 51। आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 51, आपने टेस्ट दिया है, आपने समझा होगा इसको। ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट यानी कि पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है। हमारा 11th एनसीईआरटी का ये पार्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। और इसमें हमको मैच द फॉलोइंग करना है। कुछ कॉन्फ़िगरेशंस दिए हुए और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दी हुई है। अब इस क्वेश्चन में आगे जाने के पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। जब भी इस तरह का आपको मैच द फॉलोइंग मिले तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर हम किसी सेम पीरियड में जा रहे हैं तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ग्रुप 17 के एलिमेंट की होती है और वो निगेटिव वैल्यू से एक्सप्रेस होगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर पहले इलेक्ट्रॉन के लिए देख रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। लेकिन इस बात को भी ध्यान रखना है कि अगर पहला इलेक्ट्रॉन हम नोबल गैसेस में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ग्रुप 18 एलिमेंट की पॉजिटिव सिंबल से रिप्रेजेंट की जाएगी। तो चलिए इन दोनों बातों को ध्यान रखते हुए और एक बात और ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पीरियड में फर्स्ट ए ग्रुप की लोएस्ट होती है, लीस्ट निगेटिव। सेवेंथ ए की हाईएस्ट निगेटिव, फर्स्ट ए की लीस्ट निगेटिव, ग्रुप 18 की पॉजिटिव। तो चलो बच्चों देखते हैं क्या ऐसा जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है वो यहाँ पे मैच कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट मेरा कॉन्फ़िगरेशन है वो 1:2:2p6 है, यानी कि ये बच्चों ग्रुप 18 का कॉन्फ़िगरेशन है। तो ग्रुप 18 में अभी हमने सीखा था कि पॉजिटिव आनी चाहिए, यानी कि फर्स्ट मैच करेगा डी से, फर्स्ट मैच करेगा डी से। अब आगे देखते हैं, अगर हम लोग ऑप्शन की हेल्प लें तो फर्स्ट का डी अभी तीन तीन ऑप्शंस में, तो अभी मुझे ऑप्शन की तो कोई मदद नहीं मिल रही। हाँ, अगर ऐसी पॉसिबिलिटी होती कि चार ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में फर्स्ट का डी होता तो फिर हमको आगे देखने की नीड ना होती। अब यहाँ पे ये देखिए 1:2:2p6 3s1 है। 3s1 हमारा फर्स्ट ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन है। वैसे भी हमारा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शेल नंबर 3 है, यानी वैलेंस शेल 3 है, दैट मीन्स पीरियड नंबर थर्ड है। और जैसे जैसे ग्रुप में नीचे आते हो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लीस्ट नेगेटिव होती जाती है, तो इसकी लीस्ट नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए जो हमें दिख रहा है ए में है, यानी कि सेकंड का मेरा मैच हो रहा है ए। तो अब सेकंड का फर्स्ट का डी, सेकंड का ए, फर्स्ट का डी, सेकंड का बी, फर्स्ट का डी, तो मुझे तो लग रहा है फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाना चाहिए। तो जो पहला मेरा दो से ही मुझे आइडिया मिल गया, फिर भी मैं मैच कर लेता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कोई कंट्रोवर्सी है। तो यहाँ पर 1:2:2p5 2:2p5 आप जानते हो ग्रुप 17 का हमारा कॉन्फ़िगरेशन होता है। और ग्रुप 17 ये वैसे फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन है, तो इनकी बड़ी हाई नेगेटिव वैल्यू होती है, यानी कि ये बी मैच करेगा। तो थर्ड का बी मैच कर गया, देखिए यहाँ भी थर्ड का बी मैच कर रहा, तो फोर्थ का ऑटोमेटिक सी मैच कर जाएगा। और ये हमारा 4+6 यानी कि ऑक्सीजन फैमिली है, और ये -41 हो जाएगा, जो सिक्स्थ ए ग्रुप की सेवेंथ ए से कम आती है, थोड़ी निगेटिव। तो सब बातें मिला के फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए आयनाइजेशन एंथैल्पी हमको दी गई है एक एलिमेंट की, सेम एलिमेंट की फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी दी गई है और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछे। इस तरह का क्वेश्चन बहुत कॉमन रहता है। इसको निकालने की ट्रिक क्या है पहले समझ लीजिए। जब भी कभी मुझे इस तरीके की सेम सब्सटेंस की 2 और मोर देन 2 आयनेशन एंथैल्पी गिवन करता है, तो मुझे जितने भी कॉन्स्टिट्यूटिव आयनेशन एंथैल्पीज होती हैं, जैसे फर्स्ट सेकेंड और सेकेंड थर्ड एक के बाद एक,
तो हर दो आयनेशन एंथैल्पी का डिफरेंस निकाल लेना चाहिए। तो डिफरेंस निकालने से फायदा क्या होगा, चलो पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं फिर चेक करेंगे। तो देखो यहाँ पर 250 और 820 का अगर डिफरेंस आप निकालो, तो डिफरेंस बच्चा आप निकालो तो हमें 250 में हम 50 और ऐड कर दें 300, और तो ये हमारे पास 370 के आसपास डिफरेंस आ रहा है। 820 में से हम लोगों ने निकाला तो हमारे पास 370 का डिफरेंस आ गया। अब हम लोग ने बात किया इसमें 820 से 820 देख लेता हूँ, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। 250 तो 0 0 आ गया, 12 में से 5 गया 7, 7 में से 2 गया हमारा 5, 570 का डिफरेंस आ रहा। जी हाँ 570 का डिफरेंस, ये 570 हमने कर लिया, 570 का डिफरेंस आ रहा है। और जब 820 और 1100 का डिफरेंस निकालेंगे तो 820 और 1100 के डिफरेंस में हम लोग ये कर सकते हैं कि अगर 900 से 1100 तक जाएं तो 200 हो जाएगा और 280 का डिफरेंस आ जाएगा। अगर 1100 और 1400 में जाएं तो सीधा सीधा 300 का डिफरेंस आ जाएगा। 1100 और 300 का अगर हम 1100 और 1400 का डिफरेंस देखें तो 300 का डिफरेंस आ जाएगा। तो हम लोग इसमें इस तरीके से डिफरेंस निकाल लेते हैं और फिर देखते हैं किन दो कॉन्स्टिट्यूटिव आयनेशन एंथैल्पी का डिफरेंस सबसे बड़ा है। जैसे यहाँ पे देखो फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस 570 आ रहा है, सबसे बड़ा है। तो जिस आयनेशन एंथैल्पी के बाद बिगेस्ट चेंज आता है वही नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। यानी अगर समराइज करें तो फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी के बाद अगर बड़ा गैप आ रहा है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी के बाद बड़ा गैप आ रहा है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। यानी अगर सेकेंड और थर्ड में बड़ा गैप होता तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होता, थर्ड और फोर्थ में बड़ा गैप होता तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता, और यदि फिफ्थ आयनेशन एंथैल्पी गिवन होती और फोर्थ और फिफ्थ में बड़ा गैप होता तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता। सो अभी बताओ क्या होगा, यहाँ पे समझ गए आप लोग, फोर्थ ऑप्शन यानी कि 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बिकॉज फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी के बाद बड़ा गैप आ रहा। ऐसे हम लोग इसको निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसको रेडॉक्स रिएक्शन का भी कह सकते हो। और मुझे यहाँ पर कुछ ऐसे आयंस हैं जिनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है और मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर में अरेंज करना है। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, ये बात पता होनी चाहिए। स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट प्रोपोर्शनल होती है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के, ई नॉट ऑक्सी। लेकिन यहाँ पे मुझे सब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिए हैं, तो इसमें हम एक ट्रिक यूज कर सकते हैं और वो ये कि अगर हमको स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट निकालना है और मुझे रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड स्टेट में दिए गए हैं तो मैं यहाँ पे 1/SRP कर लूंगा। SRP बोले तो ई नॉट रिडक्शन, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा पॉजिटिव वैल्यू में उसका रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रेंथ उतना कम होगा। तो इसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू है Ag प्लस Ag की, सबसे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू Ag प्लस Ag की है। तो Ag का सबसे कम होगा रिड्यूसिंग पावर, फिर उससे कम वैल्यू 0.79 की Hg2 प्लस की है तो फिर थोड़ा सा बढ़ जाएगा रिड्यूसिंग पावर, Hg की हो जाएगी। Ag की सबसे कम, Hg का उससे ज्यादा, केवल एक ऑप्शन सेकंड यहाँ पे मुझे मिल रहा है। बाकी अगर मैच करना चाहते हो तो फिर देखो माइनस में जा रहा है यानी और कम होता जा रहा है, तो -0.74 आया तो क्रोमियम हो जाएगा और फिर क्रोमियम से ज्यादा मैग्नीशियम हो जाएगा, मैग्नीशियम से ज्यादा क्योंकि सबसे लीस्ट वैल्यू पोटेशियम के पास है तो पोटेशियम हो जाएगा। एक तो तरीका ये हो गया, ऐसे ये ट्रिक लगा के। और नहीं, दूसरा तरीका ये है कि आपको रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ चाहिए
तो आपको उनके स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए। यहाँ पे आपको रिडक्शन पोटेंशियल लिखी मिल रहे हैं, तो आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लीजिए। तो जब आप K से K प्लस में जाओगे तो ये आ जाएगा +2.93। Hg से Hg2 प्लस में जाओगे तो यहाँ प्लस था तो -0.79 चेंज हो जाएगा वैल्यू। क्रोमियम से Cr3 प्लस में जाओगे तो +0.74, जो निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव निगेटिव हो जाएंगे। Ag से Ag प्लस में जाओगे तो वैल्यू हो जाएगी 0.80। Mg से Mg2 प्लस में जाओगे तो वैल्यू हो जाएगी +2.37। अब देखो सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू किसकी है? Mg की है। नहीं, Mg की तो 2.37 है, K की है 2.93 प्लस। तो जितनी ज्यादा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतना ज्यादा रिड्यूसिंग पावर, तो K की सबसे ज्यादा होगी। और ऐसे ही आप अरेंज कर सकते हो। ओवरऑल आंसर सेकंड आपका सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 बहुत इजी क्वेश्चन है, आईपैक नेमिंग का क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे करना है। सबसे पहला काम लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन चुनने का है। तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन हम लोग यहां से अगर चुनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की चेन है। और अगर हम यहां से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो थर्ड नंबर पे क्लोरो और फिफ्थ नंबर पे फ्लोरो आता है। लेकिन अगर यही नंबरिंग हम यहां से करें 1 2 3 4 5 6 7, तो फिर थर्ड नंबर पे फ्लोरो आ जाएगा। अब एक तरफ से थर्ड नंबर पे फ्लोरो आ रहा है, एक तरफ से थर्ड नंबर पे क्लोरो आ रहा है। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर कभी सब्स्टिट्यूएंट इस तरीके से बराबर नंबर पे आ जाएं, सब्स्टिट्यूएंट्स में स्पेशली एल्काइल ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, हेलो ग्रुप। अब हेलो में चाहे फ्लोरो हो, चाहे क्लोरो हो, चाहे ब्रोमो हो, चाहे आइडो हो, कोई भी आ जाए आपके सामने, तो आपको सबसे पहले लोएस्ट लोकेंट सेट रूल देखना होता है। जिसका लोएस्ट लोकेंट कम आएगा उस तरफ से नंबरिंग करनी चाहिए। जिस तरफ से लोएस्ट लोकेंट कम वैल्यू आए, नंबरिंग उस तरफ से करनी चाहिए। तो हमने यहां पर देखा कि 1 2 3 4 5, यानी इस तरफ से 3 5 आ रहा है लोएस्ट लोकेंट सेट, और इधर से भी 1 2 3 4 5, इधर से भी 3 5 आ रहा है। अगर आपका लोएस्ट लोकेंट सेट नहीं बैठ रहा है या दोनों तरफ से बराबर आ रहा है, तब आप अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो करोगे। पहले अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो नहीं करना, पहले लोएस्ट लोकेंट सेट। अब अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो करो, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में जिसका इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज में पहले आता अल्फाबेट नेमिंग का, फर्स्ट अल्फाबेट नेमिंग का पहले आता, उसी को हम लोग प्रेफरेंस देते हैं। तो क्लोरो का C पहले आता, फ्लोरो का F बाद में आता है। तो मेरा ये जो नंबरिंग किया यही ऑर्डर सही है। अब इस हिसाब से 3 पे क्लोरो, 5 पे फ्लोरो, पहले क्लोरो को लिखना चाहिए। तो इसमें देख लो भाई साहब, कहाँ 3 क्लोरो आ रहा है? थर्ड वाले ऑप्शन में 3 क्लोरो आ रहा है, 5 पे फ्लोरो आ रहा है, और साथ में यहां पर हमारे पास 2 मेथाइल ग्रुप भी छूट रहे हैं। ये मेथाइल ग्रुप भी छूट रहा है। मेथाइल दोनों सिमिलर थे, तो हमने मेथाइल को यहाँ लोकेंट रूल में भी नहीं अभी इन्वॉल्व किया था, वो दोनों सेम इफेक्ट डालेंगे। तो 3 और 5 पे आपका डाई मेथाइल आ जाएगा। M बाद में आता है इंग्लिश अल्फाबेट में, उसके पहले F आता है, उसके पहले C आता है, और 7 कार्बन की चेन है इसलिए हेप्टेन। तो सारे पॉइंट्स मिलाने के बाद हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि इसका आंसर थर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सम बेसिक कॉन्सेप्ट का, स्टाइक्योमेट्रिक रिएक्शन है। करना क्या है? द राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस। हमें यहाँ पे इस CO2 का मास निकालना है, और 20 ग्राम ऑफ इसका 20 ग्राम गिवन है। लेकिन अब यहाँ पर एक समस्या आ गई कि ये 20 ग्राम प्योर नहीं है। जब हम मार्केट से 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लेके आए, लाइमस्टोन लेके आए, तो शॉपकीपर ने बताया कि भैया इसमें तो कुछ इम्प्यूरिटी मिली हुई है। आप अगर 20 ग्राम ले रहे हो तो प्योर 20 ग्राम आपको नहीं मिलेगा, उसमें 20% आपका कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, बाकी सब आपको इम्प्यूरिटी मिलेगी। तो 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन हीट किया है। तो हम लोग इसको सबसे पहले
कैल्शियम कार्बोनेट का प्योर W निकाल लें, तो यहाँ पर ये हो जाएगा W ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल टू हो जाएगा W ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल टू बच्चा हमारा हो जाएगा 20 का 20%, 20 का 20% हम लोग ने निकाला, तो 20 का 20% आ गया 4 ग्राम्स। अब जब 4 ग्राम्स आ गया आपका, तो आप यहाँ पर देखें कैल्शियम कार्बोनेट का जो मोलर मास है वो 100 है और CO2 का जो मोलर मास है वो 44 है, और इस रिएक्शन में 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल CO2 बना रहा है। तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे यूनिटरी मेथड से। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट आपको गिवन करता है 44 ग्राम CO2, तो आपको कितना चाहिए, 4 ग्राम से चाहिए, तो 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट देगा 44/100 इंटू 4। अब ये 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 176/100 यानी कि 1.76 ग्राम्स। क्या 1.76 ग्राम कोई ऑप्शन है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 55 का हम लोग ने सही कर लिया, ऑप्शन नंबर 4। देख लीजिए, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये एक क्वेश्चन है जिसमें 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट, द रेशियो बाय वॉल्यूम ऑफ H2Cl2HCl इन अ रिएक्शन इज 1:1:2। ठीक है, ये देखो यहाँ पे 1 मोल है, बैलेंसिंग का यहाँ भी 1 मोल है, यहाँ भी 2 है, तो ये तो ओके हो गया। Substance always react in such a way that their volume ratio is in simple integers। तो यहाँ पर हमारे पास जो हम लोग अगर इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग बात करें, तो इस रिएक्शन में जो हमारा हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्शन करेगा वो 1:1 करेगा, यानी कि 1 वॉल्यूम H2 1 वॉल्यूम Cl2 से रिएक्ट करके 2 वॉल्यूम HCl बनाएगा। या ये भी कह सकते हैं 22.4 लीटर H2 22.4 लीटर Cl2 से रिएक्ट करके 2 × 22.4 लीटर HCl बनाएंगे। यही ये गैलुसक लॉ है, सब्सटेंस ऑलवेज रिएक्ट इन सच अ वे दैट देयर वॉल्यूम रेशियो इज इन सिंपल इंटीजर। तो सिंपल इंटीजर्स में वो रिएक्ट करते हैं। अब इसमें थोड़ा कंट्रोवर्शियल बात आ गई, क्योंकि अगर हम लोग इसमें ये भी कर सकते थे कि इसको हम लोग सिंपल इंटीजर ना करें, यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 4 कर दें, तो यहाँ पर इसके 2 लीटर इसके 2 लीटर से रिएक्ट करके इसके 4 लीटर बनाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि केवल सिंपल इंटीजर्स में ही हम लोग रिएक्ट करेंगे, लेकिन रेशो की अगर बात करें तो रेशो के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको सही मान सकते हैं। तो फिर हमारे पास 4th ऑप्शन हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड। इसको भी हम लोग अगर रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सही होगा। अगर हम यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 करें तो फिर सिंपल रेशियो 1:1:2 हो जाएगा। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट के ऊपर जाते हैं हम लोग। तो इसका हम लोग को आंसर करना है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट, 4th ऑप्शन सही होगा। What is responsible for optical activity in enantiomers? enantiomers यानी कि जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं, एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं, बट वो मिरर इमेजेस एक दूसरे के सुपर इम्पोसिबल नहीं होते हैं, नॉन सुपर इम्पोसिबल होते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखो तो ऑप्टिकल एक्टिविटी कौन कौन शो करेंगे? ऑप्टिकल एक्टिविटी वो शो करेंगे जिनके पास कायरल कार्बन हो, अनसिमेट्री हो, नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेजेस हो, ये सब लोग शो करेंगे, और प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या हमारे पास आ रहा है। सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, ये तो गड़बड़ हो गया, ए सिमेट्री होना चाहिए, और नॉन सुपर इम्पोसिबल ऑफ मिरर इमेज ये भी होना चाहिए, ए सिमेट्री भी होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेजेस भी होना चाहिए। तो 4th
ऑप्शन में सारी शर्तें फॉलो की गई हैं। तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन नंबर 4 करना पड़ेगा। फिर 58 क्वेश्चन को देखिए, नोडल प्लेन फॉर 4DZ स्क्वायर। देखिए सर, अब हमको पूछा गया नोडल प्लेन फॉर 4DZ स्क्वायर, तो इसका शेप बड़ा ही गड़बड़ टाइप का होता है। देखिए DZ स्क्वायर का शेप ये है। अगर ऑर्डिनरी डी होता, DXY या DYZ या DXZ, तो उसका शेप ये होता। अब ये होता बच्चों, तो हम लोग यहाँ पर एक नोडल प्लेन खींच सकते थे, यहाँ पर एक नोडल प्लेन खींच सकते थे। तो ऐसे समय में 2 नोडल प्लेन आते। अगर हमारा ये DXY, DYZ, DXZ वगैरह वगैरह होता, लेकिन ये DZ स्क्वायर में, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो क्या ये संभव है कि आप यहाँ पर कोई ऐसा प्लेन कट करें जिसमें कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना आए? नहीं भैया, कोई ऐसी संभावना नहीं है। इसलिए हमारा जो 4th ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, यानी कि इसमें 0 नोडल प्लेन होंगे, कोई भी नोडल प्लेन नहीं जाएगा 4DZ स्क्वायर से। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज। क्वेश्चन नंबर 54 में एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, NH/2 होता है, जहां H/2 तो कांस्टेंट है, N एक वेरिएबल है। N क्या है सर? शेल नंबर है। शेल या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा। 1.5 शेल तो हो नहीं सकता, 1.1 शेल तो हो नहीं सकता, 1.2 शेल हो नहीं सकता। इसका मीन्स है ये क्वांटाइज है। क्वांटाइजेशन मीन्स होता है पूर्ण कोई भी प्रॉपर्टी, पूर्ण संख्या, डेसिमल वैल्यू ना हो, फ्रैक्शनल वैल्यू ना हो। जैसे अगर हम कहें कि एक कमरे में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, ये क्वांटाइजेशन है। क्या हम ये कह सकते हैं कि एक कमरे में 4.25 लोग हैं? ऐसा नहीं कह सकते। मेरे पास 2 पेन है, 3 पेन है, 4 पेन है, क्या मैं ये कह सकता हूँ मेरे पास 2.1 पेन है, 2.2 पेन है? तो जिनमें हम लोग ऐसा डेसिमल नहीं जोड़ पाते हैं, उन्हें हम कहते हैं ये क्वांटाइज राशि है, ये क्वांटाइज क्वांटिटी है। सो क्वांटाइज क्वांटिटी को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, पूर्ण संख्या से। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? इन एन एटम ओनली दोज ऑर्बिट्स आर अलाउड वेयर एंगुलर मोमेंटम इज मल्टीपल ऑफ H/2 अच्छा, ये शॉर्ट में लिखा है, दोज ऑर्बिट्स आर अलाउड फॉर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं या घूमते हैं बिना ऊर्जा व्यय किए हुए, जिनका कोणीय संवेग या एंगुलर मोमेंटम H/2 का एक मल्टीपल होता है, यानी n मल्टीपल होता है, 1 2 3। तो यहाँ पर इसको हम लोग अंडरस्टूड समझ जाएंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसी से रिलेटेड इसको बात को कहा गया है। अगर आप इसको नहीं टैली कर पाते हैं तो आप इसको सोचेंगे कि यह अधूरा वाक्य लिखा है। ये अधूरा वाक्य नहीं है, ये छुपा हुआ वाक्य है। इस तरीके से स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड दोनों सही हैं। बोथ स्टेटमेंट्स फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। अब देखिए इसमें भी थोड़ा कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता, पीछे वाले क्वेश्चन में 4th ऑप्शन था बोथ स्टेटमेंट में, और इसमें फर्स्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, AB4E टाइप मॉलिक्यूल है। ई से यहाँ पे अर्थ है लोन पेयर का। ये एक एलिमेंट ए है, ये सेंट्रल एटम होगा, और इसके पास 4 बी ऐसे हमारे लग रहे हैं, क्योंकि इसका जो एक लोन पेयर है वो सर यहाँ है, ये लोन पेयर है। और ये जो शेप हमारे पास आई, आप इस शेप से परिचित हैं, इसको हम लोग शेप को इस तरीके से देखते हैं। ये एक सी सॉ जैसे झूला होता है जिसपे बच्चे झूलते हैं, ये वैसा एक शेप है। तो इस तरह का जो मॉलिक्यूल AB4LP लोन पेयर और AB4E टाइप का होता है, उसमें सी सॉ शेप होती है।
और पेंटागोनल बाय पिरामिडल, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से देखोगे तो 4 सिग्मा, एक लोन पेयर 5 आ रहा, तो ज्योमेट्री इसकी पेंटागोनल बाय पिरामिडल है। तो यहां पर मुझसे पूछा क्या है, शेप, तो मैं पेंटागोनल बाय पिरामिडल के साथ नहीं जा रहा हूं। और फोल्डेड स्क्वायर भी इसको कहते हैं, सी सॉ शेप के। अब ये जो शेप है इसको 3 नामों से एनसीईआरटी में रेफरेंस दिया गया है। एक तो सी सॉ शेप, एक डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, मतलब टेट्राहेड्रल बिगड़ा हुआ, क्योंकि जनरली sp3 हाइब्रिडेशन में जो टेट्राहेड्रल शेप होती है उसका बॉन्ड एंगल 109.5 होता है, यहाँ 109.5 है नहीं, तो ये डी शेप हो गया। 4 भुजाएं हैं, 4 बॉन्ड है, बट डी शेप हो गया, तो इसको हम लोग कहेंगे डिस्टॉर्टेड टेट्रा। डिस्टॉर्टेड मीन्स डी शेप हो जाना, व्यवस्था बिगड़ जाना। सो भैया ये तो हो गया डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। और एक है फोल्डेड स्क्वायर, जैसे कि ये अगर स्क्वायर है और इसका हम लोग ये वाली पट्टी उठा के ऐसे रख दे, यहां पर रख दे, तो जब ये वाली पट्टी यहां पे रख दोगे तो कुछ इस तरह की व्यवस्था आने लगेगी, इस तरह की व्यवस्था। ये जो ये पट्टी है ऐसे उठा के यहां मोड़ दो तो ऐसी व्यवस्था आने लगेगी। और ऐसी व्यवस्था देखो इससे मिलती जुलती व्यवस्था है ये यहां पर हम लोग ने 2 ऐसे ये बना लिए, और ये व्यवस्था में यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, झूला झूल रहे हैं। तो इस प्रकार से ये फोल्डेड स्क्वायर भी हो गया। तो यहाँ पर डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल है नहीं, केवल टेट्राहेड्रल। अच्छा, कुछ बच्चे जोश में सेकंड थर्ड मार देंगे क्योंकि उन्हें लगेगा टेट्राहेड्रल भी दिया, बट डिस्टॉर्टेड होना चाहिए था, इसलिए टेट्राहेड्रल के साथ हम नहीं जा सकते। हाँ, अगर बाय चांस एग्जामिनर यहाँ पे डिस्टॉर्टेड देना चाहता था लेकिन भूल गया, चूक हो गई, और उसको आंसर सेकंड एंड थर्ड पसंद था, बट मेरे हिसाब से तो सेकंड ही होना चाहिए। फोल्डेड स्क्वायर है, इसमें डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल नहीं लिखा, या सी सॉ लिखा होता तो भी हम मान लेते। सेकंड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 61, ClF3 का स्टेबल स्ट्रक्चर सब जानते हैं टी शेप होता है, और इसमें हम लोग जानते हैं ये ClF3 में इस तरीके से ये बात हम लोग जानते हैं कि ये sp3 डिहाइब्रिडेशन को फॉलो करता है, और sp3 डिहाइब्रिडेशन में ये अगर मान लो हमारे पास एक ट्राइगोनल प्लेन है, और ये 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड है, और ये हमारे 2 एक्सियल बॉन्ड है, तो जो स्टेबिलिटी के चलते यहां पर F रहेगा, यहां पर F रहेगा, यहां पर F रहेगा, और यहां लोन पेयर रहेगा इक्वेटोरियल पोजीशन में। अगर इसको हम थोड़ा सा मूव कर दें, इसी से देखो मिल रहा है ये वाला स्ट्रक्चर, मेरा ये वाला स्ट्रक्चर मिल रहा है, ये ऐसे लोन पेयर बना दिया, और एक F ऊपर एक F नीचे, T, इसको ऐसे ट्राइंगल भी दिखा सकते हो, बस हमने थोड़ा सा उल्टा बनाया, इन्होंने इस साइड बनाया, हमने इस साइड F बनाया, तो फर्स्ट मैच कर गया। इसमें क्या हो रहा है, इसमें लोन पेयर एक्सियल पोजीशन पे आ गया, इसमें दोनों एक्सियल पोजीशन पे आ गए, तो इसलिए फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ClF3 टी शेप भी होता, ये टी शेप नहीं है, ये तो ट्रायंगुलर शेप बन रहा है, ये भी ट्रायंगुलर शेप बन रहा है, उस हिसाब से भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 61 का फर्स्ट हमने कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़े और यहां पर आ गए करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। तो ये सब लोग जानते हैं कि हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन होता है या हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो होती हैं वो केवल सिग्मा बॉन्ड से बनती हैं, पाई बॉन्ड से नहीं बनती है। पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता। इस तरह से ये बात तो सही हो गई। कर्नल है पॉजिटिव चार्ज। अब ये कर्नल क्या चीज है, तो देखो मान लो ये एक न्यूक्लियस है एटम का, और ये हमारा एटम है जिसके पास 3 शेल है। अब बाबू ये देखो, ये मान लो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल का, तो जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन होता है उस शेल को छोड़ देते हैं, और बाकी जो शेल होती है यानी सेकेंड लास्ट शेल से लेकर न्यूक्लियस तक, इसको हम लोग पूरे हिस्से को कोर या कर्नल कहते हैं, कोर या कर्नल।
और जब हम लोग मेटल का सी इलेक्ट्रॉन मॉडल पढ़ते हैं, तो सी इलेक्ट्रॉन मॉडल मान लो ये एक मेटल चिप है, तो इस मेटल चिप में ये माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ऐसे है जैसे अंटार्कटिका या आर्टिक ओशन में समुद्र का पानी बह रहा है, और उस समुद्र के पानी में बर्फ के पहाड़ आइसबर्ग इमर्स्ड हैं, धसे हुए हैं। तो वो जो बर्फ के पहाड़ है वो कर्नल है, और उसको ऐसे पॉजिटिव साइन से दिखाया जाता है, कर्नल को या कोर को। तो वो है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन भी हैं इसी में शामिल, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन की इंपॉर्टेंस नहीं मानी जाती। एक वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन इंपॉर्टेंट है जो ये सी है, और ये बाकी इसका कर्नल है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी सही है। फॉर्मल चार्ज और सेंट्रल ऑक्सीजन इज पॉजिटिव, ये तो तुम्हें पता है, ये सही है। ये मान लो ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर तुमने बनाया, ये ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर बनाया। अब अगर तुमने इसमें इस ऑक्सीजन के स्ट्रक्चर में ये फर्स्ट ऑक्सीजन है, ये सेकंड ऑक्सीजन है, ये थर्ड ऑक्सीजन है। अब अगर तुम इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज निकालना चाहते हो, तो फॉर्मल चार्ज इक्वल टू होता है, आपने पढ़ा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, माइनस टोटल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का हाफ। तो शेयर्ड कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, तो 6/2, 6/2। और साथ में हमारा फिर हो जाएगा इसमें कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 है सर, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाय 2 और फिर माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 हो गए। तो ये क्या आया, 6 - 3 - 2, दैट मीन्स +1। इसलिए सेंट्रल ऑक्सीजन पे +1 फॉर्मल चार्ज होता है, ये भी ठीक है। यानी ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, फर्स्ट ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। वीकेस्ट एसिड, अब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये इंडक्टिव इफेक्ट पर डिपेंड करते हैं, तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो प्रोपोर्शनल होती है -I इफेक्ट के, प्रोपोर्शनल किसके होगी, -I इफेक्ट के। और जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है +I इफेक्ट के। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि +I भी लगाया, -I भी लगाया, तो ये जो F है ये यहाँ पे -I देगा, वो भी 3 F है। तो इस तरीके से इसमें स्लाइड में कुछ समझ नहीं आ रहा, शायद ये, हाँ ठीक है, 3 F जुड़े हुए हैं, CF3 से बना और COH, तो ये तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। हमें वीक एसिड चाहिए, ये CH3 में +I है तो ये घटाएगा, CH3 CH2 में ज्यादा बड़ा +I है तो और ज्यादा घटाएगा, और जब 2 CH3 CH पे आ गए ऐसे तो ये बहुत ज्यादा घटाएगा, क्योंकि इसमें हाई +I है, हाईएस्ट +I स्ट्रेंथ, इसलिए आंसर हो जाएगा फोर्थ का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा, तो ये वीकेस्ट एसिड है। फर्स्ट वाले में -I लग रहा है तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था, और सेकंड वाले में +I लग रहा था लेकिन केवल एक मेथाइल का, थर्ड वाले में +I एथाइल का लग रहा था, मेथाइल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एथाइल का +I होता है, और फिर आइसोप्रोपाइल का +I इन दोनों से ज्यादा बेहतर है, तो जितना +I बढ़ेगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 64 नंबर पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 64, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखिए। तो ये कार्बोकैटायन जो फर्स्ट है, अच्छा ऑर्डर दिखाना है, ठीक है, तो ये जो फर्स्ट कार्बोकैटायन है बहुत आसान है, आपने कर लिया होगा, ये यहाँ पर रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा, लेकिन इस पर एक रिंग है, ये यहाँ से कैसे स्टेबलाइज हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा जिससे ये प्लस यहाँ आ जाएगा, जिससे कि इसकी स्टेबिलिटी अचीव हो जाएगी। अब ये वाला जो हमारे पास है C6H5, सेकेंड वाला जो हमारा है वो ये है, ये तो हमारा फर्स्ट हो गया। सेकेंड वाले का स्ट्रक्चर बना है सर, तो स्ट्रक्चर सेकेंड वाले का बना है, तो ये CH2 बीच में आ गया,
और ये CH2 प्लस। तो अब ये जो स्टेबलाइज हो रहा है ये आपका इसके पास दो हाइपर कॉन्जुगेटिव H है, यानी कि 2 अल्फा H है। तो इसमें अल्फा H का स्टेबलाइजेशन हो रहा है, इसमें रेजोनेंस का स्टेबलाइजेशन हो रहा है। ऑब्वियस बात है कि रेजोनेंस ज्यादा स्मार्ट है अल्फा से, हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा इफेक्ट आता है रेजोनेंस का। तो देखो फर्स्ट का ज्यादा होगा सेकंड से, तो फर्स्ट का ज्यादा होगा सेकंड से, ये फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ। और यहाँ सेकंड ज्यादा है, यहाँ फर्स्ट ज्यादा है, यहाँ भी सेकंड ज्यादा है, तो सेकंड ज्यादा तो हो नहीं सकता। तो मुझे लग रहा है कि ये फर्स्ट और सेकंड की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब सेकंड और थर्ड में आ जाए तो सेकंड और थर्ड में तो यहाँ तो दो दो बार रेजोनेंस लग रहा है, C6H5 CH प्लस C6H5, यहाँ पे 2 रेजोनेंस लग रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी इससे भी ज्यादा हो जाएगी। इसका मीन्स ये हुआ कि सेकंड से ज्यादा फर्स्ट और फर्स्ट से ज्यादा थर्ड और थर्ड से ज्यादा फोर्थ, क्योंकि इसमें 3 फेनिल ग्रुप है, सबसे ज्यादा ये स्टेबल हो गया। तो सेकंड से ज्यादा फर्स्ट, फर्स्ट से ज्यादा थर्ड, थर्ड से ज्यादा फोर्थ, यानी कि सर्वसहमति से फर्स्ट ऑप्शन करना चाहिए, जो एसिडिक स्ट्रेंथ का सही ऑर्डर दिखा रहा है। नेक्स्ट आ जाइए, केपी और केसी का रिलेशन की बात आई है, और इसमें आप लोग ये बात सीख चुके हैं कि अगर डेल्टा एनजी निकाल लो, डेल्टा एनजी अगर 0 आ जाए तो केपी और केसी बराबर होता है बच्चों, केपी बराबर केसी होता। और डेल्टा एनजी अगर पॉजिटिव आ जाए या 0 से बड़ा आ जाए तो केपी बड़ा होता है केसी से, और डेल्टा एनजी अगर नेगेटिव आ जाए तो केसी बड़ा होगा केपी से। अब मुझे सबका डेल्टा एनजी निकालना है और मुझे चाहिए केपी लेस देन केसी, तो मुझे ये वाला फॉर्मेट इस्तेमाल करना है, ये मुझे ढूंढना। डेल्टा एनजी नेगेटिव होना चाहिए। यहां पर देखिए डेल्टा एनजी निकाला, डेल्टा एनजी इसमें निकाला, क्या निकाला देखिए, गैस है 2 है, एक गैस है 1 है, यहां पर भी गैस है 2 है, तो 3 - 2 1 यानी +1, तो ये तो नहीं हो सकता। इसके लिए तो केपी बड़ा होगा केसी से। इसमें देखिए यहां मुझे दिख रही संभावना, डेल्टा एनजी 2 यहां से आए और 3 + 1 4 यहां से आए, -4 किया, -2 आ गया। इसमें केपी छोटा है और केसी बड़ा है, तो आंसर तो मेरा सेकंड ही होना चाहिए। फिर भी आप आगे भी चेक कर सकते हो कि आपको देखो कोई और पॉसिबिलिटी तो नहीं मिल रही है। यहां पर देखिए 2 गैसेस हैं 1 1, तो 2 माइनस यहाँ पे 1 गैस है 1 यानी +1, तो ये भी केपी बड़ा है केसी से। और यहाँ पर देखिए 2 गैस हैं और यहाँ 1 + 1 2 गैस हैं, 0 आ रहा है, तो इसमें केपी और केसी बराबर होंगे। बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए मेरा आंसर जो सही होगा वो सेकंड होगा। ब्रॉन्स्टेड एसिड और ब्रॉन्स्टेड बेस कौन होते हैं? जो H दे भी पाए और H ले भी पाए। तो HSO4- आपका ये दोनों काम कर सकता। अगर ये H+ दे देता है तो ये SO4 2- में बदल जाता है, क्योंकि ये H+ दे रहा है, इसलिए ऐसे समय में ये ब्रॉन्स्टेड एसिड का काम कर रहा है ऊपर वाले हिस्से में। और अगर ये H+ ले तो ये H2SO4 बना देगा, क्योंकि ये H+ ले रहा है, तो ऐसे समय में ये ब्रॉन्स्टेड बेस का काम कर रहा है। B.B दैट मीन्स ब्रॉन्स्टेड एसिड, B.A मीन्स ब्रॉन्स्टेड, B.B मीन्स ब्रॉन्स्टेड बेस और B.A मीन्स ब्रॉन्स्टेड एसिड। Na2CO3 ना तो H ले सकता ना तो H दे सकता है, तो ये यानी H+ दैट मीन्स प्रोटॉन, ना तो प्रोटॉन दे सकता ना तो प्रोटॉन ले सकता, एक्सेप्ट कर सकता है।
NH4 प्लस प्रोटॉन दे तो सकता है लेकिन प्रोटॉन जल्दी लेगा नहीं है। O2 माइनस ना प्रोटॉन देगा, हाँ प्रोटॉन ले जरूर सकता है। O पे 2 माइनस है तो प्रोटॉन लेके OH माइनस 1 बना सकता है, बिकॉज ये प्रोटॉन ले सकता है इसलिए ब्रोंस्टेड बेस तो है लेकिन ब्रोंस्टेड एसिड नहीं है। उम्मीद है समझ पाओगे, तो इसका आंसर हम लोग ने फर्स्ट कर दिया। एनायनिक हाइड्रोलिसिस, एनायनिक हाइड्रोलिसिस में आपको वीक एसिड मिलता है, वीक एसिड फॉर्मेशन होता है। जैसे एग्जांपल के लिए CH3COONA कि अगर हम लोग वाटर से रिएक्शन कराएं और मुझे CH3COOH मिल जाए, तो देखिए एनायन ने वाटर के साथ जुड़ के अनआयनाइजेबल या लेस आयनाइजेबल स्पीसीज बना दी, वीक एसिड बना दिया, तो समझ जाओ कि एनायन की हाइड्रोलिसिस हुई है। प्लस मुझे यहां पे मिल जाएगा NaOH। NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग की हाइड्रोलिसिस होती नहीं। CH3COH वीक है, इसकी CH3CONA में CH3CO माइनस की हाइड्रोलिसिस हुई है। और जब वीक एसिड बनता है तो उस वीक एसिड का मुझे pKa चाहिए होता है, और तब मैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का एक फॉर्मूला यूज करता हूं, pH इक्वल टू हाफ pKw प्लस pKa प्लस log C। ये बेसिक फॉर्मूला pH निकालने का। तो अब इसमें तो ये P हाफ अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हाफ pKw प्लस हाफ pKa प्लस हाफ log C। तो देखिए क्या कोई ऑप्शन ऐसा मैच हो रहा, थर्ड वाला मैच हो रहा, हाफ pKw प्लस हाफ pK प्लस हाफ log C। और तो इस तरह का कोई सिमिलर नहीं है, यहाँ pK प्लस है लेकिन माइनस log K भी है, ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ माइनस हाफ pK भी माइनस log C, ये तो कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस के लिए फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस में लगेगा, और नन ऑफ दीज का मतलब नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन हम लोग का सही माना जाएगा क्वेश्चन नंबर 67 का। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, बहुत बेसिक है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाया है, कई बार आया कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन हाइड्रोकार्बन में। जब आप मीथेन का ऑक्सीडेशन कॉपर कैटालिस्ट की हेल्प से 573 केल्विन और 100 एटीएम पे कराते हैं तो आपको मेथेनॉल मिल जाएगा, मीथेन का कंट्रोल कंबशन कराने पे। और अगर आप ये क्रिया मॉलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में कराते हैं तो आपको मेथेनॉल मिल जाएगा। तो वो पूछ रहा है कि इसमें सूटेबल कैटलिस्ट कौन है, तो पहली वाली रिएक्शन में कॉपर और यहाँ पे दिखा रहा मैग्नीज एसीटेट। मैग्नीज एसीटेट में क्या सोचते हो क्या बनेगा, पढ़ा क्या? मैग्नीज एसीटेट में यहाँ पर एसिटिक एसिड बन जाएगा। कॉपर फॉर बोथ गलत हो गया, कॉपर और मॉलिब्डेनम ऑक्साइड सही हो गया। मॉलिब्डेनम ऑक्साइड पहले में दिखा रहा है जो गलत है, मैग्नीज ऑक्साइड दूसरे में दिखा रहा है, मैग्नीज एसीटेट दूसरे में दिखा रहा है, वो भी गलत है, इसलिए थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। वन एल्काइन यानी टर्मिनल एल्काइन और टू एल्काइन में जो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। अब वन एल्काइन और टू एल्काइन यानी टर्मिनल एल्काइन में जो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं उनमें जाना माना नेम है टॉलेंस रीजेंट का। जो टर्मिनल एल्काइन होते हैं वो टॉलेंस रीजेंट की प्रेजेंस में आपको वाइट कलर का प्रेसिपिटेट देता है, या फिर आप अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड से भी रिएक्शन करा सकते हैं, उस समय आपको वहां पे रेड कलर का प्रेसिपिटेट मिल जाता है। और इसी तरीके से आप चाहें तो NaNH2 से रिएक्शन करा सकते हैं तो सोडियम एल्काइलाइड मिल जाएगा, Na से भी रिएक्शन करा सकते हैं। ये सब टर्मिनल एल्काइन की रिएक्शन है। मींस मैं ये कह रहा हूं RCH ट्रिपल बॉन्ड CH ना करो C कर लो, ऐसे कर ले रहे हैं RC ट्रिपल बॉन्ड CH। एक तो ये होता है एल्काइन।
अगर तुम बराबर कार्बन के लेना चाह रहे हो तो ये भी ले सकते हो, RCH2, ये 1 नंबर वाला अल्काइन 1 है, इसको टर्मिनल अल्काइन कहते हैं। और R C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ये सेम टाइप के अल्काइन है, लेकिन ये अल्काइन 2 है। अब ये जो हमारी रिएक्शन दिखाती है कॉमन, ये सोडियम के साथ रिएक्शन दिखाएगी, RCH2 C ट्रिपल बॉन्ड CNA बन जाएगा, क्योंकि इसके पास एसिडिक H है। ये NaNH2 के साथ रिएक्शन दिखाएगी, NaNH2 के साथ रिएक्शन दिखाएगी, फिर से ये बन जाएगा RCH2 C ट्रिपल बॉन्ड CNA, इसमें H2 साथ में बन रहा था, इसमें अमोनिया बन जाएगी। और ऐसे ही टॉलेंस रीजन से रिएक्शन है, ऐसे ग्रिग्नॉड रीजन से रिएक्शन है, बहुत सारी रिएक्शन है। लेकिन ये वाली जो रिएक्शन है ये NaNH2 से नहीं होगी। तो हम लोग NaNH2 से या फिर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से अगर हम इसकी अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करें तो यहाँ पे RCH2 C ट्रिपल बॉन्ड CAG मिल जाएगा वाइट कलर का, ये नहीं दिखाएगा। तो जो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है वो इसको डिस्टिंग्विश कर लेगा, इससे रिएक्शन देगा, इससे नहीं देगा, तो डिस्टिंग्विश कर लेगा। बेयर रीजेंट एल्कीन के लिए होता है और एल्कीन के टेस्टिंग में काम में आता है, तो उनका इनसे रिएक्शन करने ना करने का कोई मतलब नहीं है। और अगर हम लोग बेयर एजेंट की इसकी रिएक्शन कराते भी हैं तो इससे भी हो जाएगी, इससे भी हो जाएगी बेयर एजेंट की। इसमें दो OH यहाँ आ जाएंगे, 2 H यहाँ आ जाएंगे, 2 H यहाँ आ जाएंगे, 2 H यहाँ आ जाएंगे। Br2 इन CCl4 इससे भी हो जाएगी, इससे भी हो जाएगी। तो सेकेंड और थर्ड बोथ डिस्टिंग्विश करने के काम नहीं आएंगे। तो ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट आंसर नहीं है, ये तो डिस्टिंग्विश कर लेगा। वो कह रहा कौन डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे, तो सेकंड नहीं करेगा और थर्ड नहीं करेगा, यानी कि आंसर हो जाएगा 69 का 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइसोमेराइजेशन इन एल्केन, सब लोग जानते हैं एनहाइड्रस AlCl3 और HCl की प्रेजेंस में होता है, थर्ड ऑप्शन है। ये एक रिएक्शन दी गई है और ये हमको यहां पर रिएक्शन में बताया गया है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो ये स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप आती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो फिर ये हमारा इस तरीके से हाइपरबोला टाइप आएगा। सेकेंड ऑर्डर में भी हाइपरबोला टाइप आएगा, क्योंकि यूनिट टाइम में यूनिट कंसंट्रेशन चेंज होगी, बिकॉज रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही। तो टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन कम होने पर रेट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इक्वल टाइम फ्रेगमेंट में इक्वल कंसंट्रेशन का लॉस होगा, इसलिए ये जो रिएक्शन दी गई है ये जीरो ऑर्डर की दी गई है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगर आप इसको वैसे समझना चाहते हैं कि ये कैसे आया था तो आपको याद दिला देना चाहता हूं। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो हम लोग ऐसे इक्वेशन एक पढ़ते हैं, रेट इक्वल टू माइनस dR/dt इक्वल टू KR⁻0 और ये माइनस dR इक्वल टू हम लोग प्लॉटिंग करेंगे माइनस dR इक्वल टू KdT और इसको इंटीग्रेट कर देंगे। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने पर जब सॉल्व करके पूरी इक्वेशन लाओगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी A इक्वल टू या R इक्वल टू, हम लोग इसको R ले रहे हैं, R इक्वल टू माइनस KT प्लस R0, ये एक इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। यहाँ पे R रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है और R0 इनिशियल कंसंट्रेशन है।
यहाँ पर इनिशियल, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो ए दिखाई गई है, तो हम लोग इसको ऐसे ले सकते हैं, ए इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। अब इसका ग्राफ खींचिए, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y एक्सेस पर अपन लोग ले जाएंगे, y एक्सेस पे a को ले जाएंगे, x एक्सेस पे टाइम को ले जाएंगे, x एक्सेस पे टाइम को ले गए, देखो टाइम है यहाँ पे, और जो स्लोप है वो निगेटिव स्लोप आएगा, स्लोप आ जाएगा माइनस एम, माइनस के, सॉरी माइनस के आ जाएगा। ये देखिए स्लोप, निगेटिव स्लोप। तो ये सब ले दे के हमको जीरो ऑर्डर की तरफ संकेत कर रही है, चाहे ऐसे निकाल के देख लीजिए और चाहे बेसिक समझ लीजिए कि जीरो ऑर्डर के लिए स्ट्रेट लाइन विद निगेटिव स्लोप आ रही है, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर के लिए हाइपरबोला टाइप आएगा। अब हम लोग 72 क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2 दे रहा है और मुझे इसमें बता रहा है कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2O 36 ग्राम पर मिनट है। H2O 36 ग्राम बनता है 1 मिनट में, और डिसअपीयरेंस ऑफ H2O2 चाहिए। चलिए ठीक है, तो हम इस तरह की रिएक्शन सॉल्व करने के लिए पहले रिलेशन लिखते हैं, -1/2 DH2O2 बाय dt इक्वल टू प्लस 1/2 DH2O बाय dt। ये हमने रिलेशन बना लिया। अब रिलेशन बनाने के बाद मेरे को ये बात समझ में आ रही है कि रेट ऑफ अपीयरेंस दिया गया, रेट ऑफ अपीयरेंस मींस DH2O बाय dt, और ये तो बस कोफिशिएंट है जिनको मैं सेट करना, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस H2O2 को निकालना है। तो सबसे पहला काम तो ये करो कि ये हाफ हाफ हटा दो, ये हाफ हाफ हमने हटा दिया, माइनस प्लस भी भूल जाओ, उससे मतलब नहीं होगी, वैल्यू हमेशा रेट की पॉजिटिव ही दी जाती है। अब कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि ये 36 दिया गया ग्राम पर मिनट, तो यहाँ 36 रख दे, बस यही गलती हो जाएगी। जो बड़े वाला ब्रैकेट है बच्चा मेरे, वो तो मोल पर लीटर एक्टिव मास है, और यहाँ मोल पर लीटर आना चाहिए, लेकिन आपको दिया गया ग्राम पर मिनट, मोल पर लीटर अपॉन पर सेकेंड या पर मिनट आना चाहिए था। तो पहले ये जो ग्राम है इसको मोल में बदलोगे तभी यहाँ पे पुटअप कर पाओगे। तो जब मोल, इसको ग्राम को अगर मोल में बदलना है तो मोल इक्वल टू होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास। वाटर का 36 ग्राम दिया गया है और वाटर का मोलर मास 18 होता है, तो 18 से डिवाइड करो, और डिवाइड करने के बाद तुम यहां पर उसको पोस्ट करोगे, यानी कि 2 मोल आ जाएगा, 2 मोल पर मिनट। तो यहाँ पे 2 मोल मुझे पेस्ट करना होगा। तो जब मैंने यहाँ पे DH2O2 बाय dt निकाला तो ये आ गया 2 मोल पर मिनट। मैं आंसर देखने गया तो आंसर देखा यहाँ तो सब ग्राम में ही चाहिए। अच्छा, ये मत सोचना कि इसका ग्राम रख दो तो डायरेक्ट इसका ग्राम आ जाएगा, नहीं भैया, दोनों का मोलर मास अलग अलग है, तो अब इसको ग्राम में बदलना होगा। तो अब हम लोग ने यहाँ पर ऐसे लिख लिया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2O2। अब ये वाला फॉर्मूला हटा दिया क्योंकि इसके हिसाब से तो मोल रखना था, और मोल इक्वल टू होता है मोल इंटू मोलर मास, तो वेट बनेगा। तो 2 इंटू 1 मोल बराबर मोलर मास। H2O2 का मोलर मास कितना है, O का 16 2 32 प्लस 2 34, तो 34 ग्राम पर मिनट, दैट मीन्स 68 ग्राम पर मिनट, 68 ग्राम पर मिनट। 68 भाई साहब किस में है, फोर्थ में है, लीजिए।
तो ये देखिए आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ये सावधानी रखनी थी। ग्राम दिया तो डायरेक्ट ग्राम नहीं रखोगे, पहले मोल में कन्वर्ट करोगे उसके बाद। और अगर जिसकी तुमको पूछी गई है वो ऑप्शन में मोल में ही दिया गया तो कुछ मत करना, लेकिन अगर वो ग्राम में दिया गया तो फिर मोलर मास से मल्टीप्लाई करना। क्वेश्चन नंबर 73, 1 मोलर KCl सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर 1 मोलर ग्लूकोज से ज्यादा होता है। तो देखिए आपको ये बात समझनी होगी कि जो हमारा पाई है यानी ऑस्मोटिक प्रेशर, उसका एक फॉर्मूला होता है CRT इंटू आई, जहां C क्या है, कंसंट्रेशन है मोल पर लीटर, R कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, T कांस्टेंट आपका टेम्परेचर, और I वांट ऑफ फैक्टर है। अगर ये जो भी तुम 2 या 3 को कंपेयर कर रहे हो और उसमें दोनों ही हमारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट का बोले तो I1 होता है, और अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो जितने आयंस होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर है तो जितने आयंस होंगे उतना I होगा। तो अगर हम लोग इसको कंपेयर करेंगे पाई1 फिर C1 फिर I1 और फिर एक ले लेते हैं पाई2 C2 RT इंटू I2। अब यहां पर हम लोग RT से RT कैंसिल कर देते हैं, तो सिंपल सी बात है कि पाई अब आई पे डिपेंड करने लगा। आई मतलब कितने आयन बना रहा है, कितने पार्टिकल बना रहा है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ रही है घट रही है। तो KCl क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, K प्लस और Cl माइनस टूट जाता है तो ये 2 इसका I होता है, और ग्लूकोज एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका I1 होता है। तो ये बात सही है कि KCl का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा ग्लूकोज से, ये बात सही है बिल्कुल। तो हमारा एसरेशन सही हो गया। रीजन, इन सोल्यूशन KCl डिसोशिएट टू प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ पार्टिकल, तो ये भी ठीक है, KCl 2 पार्टिकल शो कर रहा है और ग्लूकोज 1 पार्टिकल शो कर रहा है, तो रीजन भी सही है। और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों ज्यादा, नंबर ऑफ पार्टिकल की वजह से। तो एसरेशन भी सही, रीजन भी सही, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसरेशन है। तो फर्स्ट है, ठीक से पढ़ लो भाई, एसरेशन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसरेशन। तो 73 का फर्स्ट हमारा सही हो गया। नेक्स्ट आ जाइए। अब द रीजेंट यूज इन गैटरमैन रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एरिल हैलाइड, तो बहुत ये तो आपने फेमस रिएक्शन है हमारी। और ये रिएक्शन क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एनलीन है, और जब एनलीन की रिएक्शन हम लोग NaNO2 और HCl से 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे करा देते हैं तो हमको ये एक कंपाउंड मिल जाता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और बड़ी फेमस रिएक्शन है, आपने पढ़ी होगी। और फेमस रिएक्शन क्या है सर, कि अगर हम लोग Cu2Cl2 और HCl के साथ इसकी रिएक्शन करा दें तो यहां मुझे मिल जाता है क्लोरोबेंजीन। और अगर हम लोग Cu2Br2 और HBr से रिएक्शन करा दें तो मुझे मिल जाता है ब्रोमोबेंजीन। और इस रिएक्शन को सैंड मेयर रिएक्शन कहते हैं, बट ये महंगी रिएक्शन होती है। अगर हम इसकी जगह केवल Cu और HCl ले आए या केवल Cu और HBr ले आए तो फिर हमें फिर से क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा। और ये बच्चा रिएक्शन कहलाती है गैटरमैन रिएक्शन। गैटरमैन रिएक्शन ये कहलाती है। तो वो यही पूछ रहा है कि गैटरमैन रिएक्शन में एरिल हैलाइड बनाना यानी क्लोरोबेंजीन बनाना, ब्रोमोबेंजीन बनाना, तो कौन सा कैटालिस्ट यूज होगा। तो हमारे सामने है थर्ड वाला, Cu वर्सेस HCl यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर इनकरेक्ट। अब इनकरेक्ट पूछा गया, तो देखिए सबसे पहले तो ये देखो, ये C2H5Cl है, NaI से रिएक्शन कर रहा है, आइडो एल्केन बना रहा है, आइडोथेन, ये फिंकल स्टीन रिएक्शन है।
फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड की सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन करा देते हैं। अब इसमें जब हम लोग सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन के बाद ये Cl डिस्प्लेस हो जाता है, आयोडाइड बन जाता है, और NaCl जो होता है एक आयनिक कंपाउंड होता है, और यहाँ पे हम लोग एसीटोन का यूज करते हैं। वो एसीटोन में घुल नहीं पाता और सेपरेट होकर अलग हो जाता है। तो ये रिएक्शन पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर और ये रिएक्शन नंबर 4 भी पॉसिबल है। ये स्वार्ट्स रिएक्शन है। स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या करते हैं हम लोग, क्लोरो और ब्रोमो को हैवी मेटल फ्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। इसमें हैवी मेटल का होना बहुत जरूरी है। मैकेनिज्म से आप देख सकते हो, बट एनसीईआरटी मैकेनिज्म नहीं दी गई है। अब ये देखो यहाँ भी फ्लोरो एथेन बना रहा है, बट सोडियम फ्लोराइड से बना रहा है, जो आयनिक नेचर का भी ज्यादा हाई है और हैवी मेटल भी नहीं है। तो इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगी। और ये वाली रिएक्शन में NaCl आयनिक कंपाउंड है और वो एथिल एल्कोहल में घुलता नहीं है और जाके प्रेसिपिटेट हो जाता। अगर एक्वस मीडियम होता तो घुल जाता, और क्योंकि प्रेसिपिटेशन हो जाता है तो रिएक्शन नहीं होती। तो ये भी रिएक्शन गलत है, ये भी रिएक्शन गलत है। रिएक्शन नंबर 2 और 4 सही है, जो हमने एनसीईआरटी में पढ़ी भी है। तो वो पूछ क्या रहा, वो कह रहा है इनकरेक्ट कौन सी है, तो इनकरेक्ट फर्स्ट एंड थर्ड है, तो सेकेंड ऑप्शन हो गया। अगर करेक्ट पूछ रहा होता तो हम लोग 2nd और 4th कर देते, यानी तब 4th ऑप्शन हो जाता हमारा। तो इस तरीके से मेरे पार्ट के मैंने क्वेश्चन कराया आपको, उम्मीद है समझ पाए होंगे। आगे का भी सर आपको डिस्कस करेंगे, और किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हुई हो, कोई समझने में प्रॉब्लम हुई हो तो मैसेज करके बताइएगा। बहुत बहुत थैंक यू, आप लोग ने इतना टाइम दिया और इतना ध्यानपूर्वक हमारा लेक्चर वीडियो देखा। धन्यवाद बच्चों। चले बेटा, क्वेश्चन नंबर 75 तक बेटा संजीव सर ने कर दिया। 76 ऑनवर्ड बेटा मैं डिस्कस कर रहा हूं। चलिए, व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ 30 ml 0.5 डाइल्यूटेड। बेटा क्वेश्चन किसका है, डाइल्यूशन का। तो डाइल्यूशन में सिंपल प्रॉब्लम, M1V1 बराबर M2V2। जब भी बेटा डाइल्यूशन की प्रॉब्लम हो, M1V1 बराबर M2V2, तो देखो बेटा पानी मिलाने के पहले बेटा मोलैरिटी 0.5, वॉल्यूम बेटा कितना 30, पानी मिलाने के बाद मोलैरिटी M2, वॉल्यूम बेटा कितना बना लिया 500। सॉल्व कर लो बेटा, ठीक है ना। तो देखो बेटा ये पॉइंट हटा दो, यहाँ 10 हो गया, 5 5 कैंसिल हो गया, ये बेटा ये इससे कैंसिल हो गया, तो बेटा 3/100 आंसर बेटा क्या आ गया 0.03 m। वेरी सिंपल प्रॉब्लम डाइल्यूशन की। डाइल्यूशन मतलब M1V1 बराबर M2V2। बेटा डाइल्यूशन में कभी भी मिलीमोल चेंज नहीं होता। अगला देखिए, देखो बेटा एथेन प्रोपेनॉल की रिएक्शन ग्रिग्नॉट रिएजेंट से। याद रखो बेटा, जब ग्रिग्नॉट रिएजेंट की रिएक्शन ऐसे किसी भी कंपाउंड से कराते हैं जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन हो, लाइक अल्कोहल, ठीक, लाइक बेटा वाटर, लाइक बेटा प्राइमरी, लाइक बेटा एमीन, लाइक बेटा ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा एल्काइन 1, ये सब बेटा हाइड्रोजन का नेचर कैसा होता है, एसिडिक। ग्रिग्नॉट का R एसिडिक कंपाउंड, एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का H, प्रोडक्ट बेटा क्या बनेगा, हाइड्रोकार्बन। आंसर सेकेंड। 78 विच एल्कोहल रिएक्ट फास्टेस्ट विद Na। देखो बेटा दो चीजें याद रखो, अगर बेटा एल्कोहल का ये वाला बॉन्ड टूट रहा तो एल्कोहल शो करता है बेटा एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, वहां पर बेटा एनायन की स्टेबिलिटी देखी जाती है, ठीक है ना। इस केस में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। फिर देखो बेटा अगर एल्कोहल का ये वाला बॉन्ड टूट रहा, ठीक, तब बेटा इंटरमीडिएट क्या होता है, कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखी जाती है, तब ऑर्डर बेटा होता है टर्सरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो देखो बेटा जब एल्कोहल
जैसे ये ROH है, सोडियम से रिएक्ट करता है, तो ये बेटा सोडियम क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, ये वाला बॉन्ड टूटता है, RO-Na+। तो देखो एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है सोडियम के साथ, तो ये वाले ऑर्डर में चले जाइए बेटा। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, प्राइमरी। प्राइमरी बेटा कौन है, एन ब्यूटाइल एल्कोहल। 79, देखो बेटा ईथर की रिएक्शन HI के साथ, ठीक है ना। तो देखो बेटा जब HI के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, 1 मोल एल्कोहल 1 मोल बेटा आयोडाइड। लेकिन जब याद रखना बेटा I किसके साथ जाता है, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ, लेकिन जब एक ग्रुप बेटा बेंजाइल होता है, एक ग्रुप बेटा जब बेंजाइल होता है, एलाइल होता है, टर्सरी ब्यूटाइल होता है, तो मैकेनिज्म बेटा SN1 होता है। इंटरमीडिएट बेटा कार्बोकेटायन होता है, इन दैट केस आई बेटा हमेशा बेंजाइल के साथ जाएगा। तो यहां पर बेटा ए क्या, देखो एक प्रोडक्ट क्या होगा, बेंजाइल आयोडाइड, दूसरा प्रोडक्ट बेटा क्या होगा, OH, यहां बेटा CS। अब जरा देखिए, तो पहला स्टेटमेंट बेटा सही है। दूसरा, B एंड C आर फंक्शनल आइसोमर, B एंड C आर फंक्शनल आइसोमर। देखो इसकी जब बेटा एक्वस केवस से रिएक्शन कराओगे तो वंस अगेन बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1, यहां बेटा क्या बन जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल। देखो ये दोनों बेटा फंक्शनल आइसोमर है, याद रखो ये बेटा आपका एरोमेटिक अल्कोहल है, और जबकि ये बेटा फिनोलिक ग्रुप का है। तो बी एंड सी फंक्शनल ग्रुप सही है, सी इज एरोमेटिक एलिफेटिक अल्कोहल बिल्कुल सही है बेटा, इसको कहते हैं एलिफेटिक अल्कोहल। जबकि जब रिंग से डायरेक्ट OH जुड़ा हो तो उसको फिनॉल बोलते हैं बेटा। 79 का 4। 80 आइए बेटा, क्या पूछ रहा बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फार्मूला एंटी लॉग Ne0 अपॉन 0.059। एन बेटा कितना दिया हुआ है, 3, E0 बेटा 0.59 0.059। इसको बेटा सॉल्व करोगे तो एंटी लॉग कितना आएगा, 30, और इसका आंसर बेटा 10 की पावर 30। 80 का 4। 81 देखो, हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ आयन पर। एसिटिक एसिड वीक है, क्लोरो एसिटिक एसिड उससे ज्यादा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, फ्लोरो बेटा उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, फिर बेटा आपका डाईफ्लोरो। तो सबसे ज्यादा आयन बेटा कहाँ मिलेंगे आपको, फोर्थ में, क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ देखा करो जहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी वहां अल्फा ज्यादा होगा, नंबर ऑफ आयन ज्यादा होगा। ऑर्डर देखोगे तो 4 3 2 1, आंसर बेटा 4। फिर देखो एथेनॉल इज वीकर एसिड देन फिनॉल, बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि एथेनॉल का बेटा जो इथॉक्साइड आयन है इसमें कोई रेजोनेंस नहीं होता, अपने आप को स्टेबलाइज नहीं कर पाता। जबकि फिनॉल में बेटा जब H हटाओगे तो फिनॉक्साइड आयन, इसमें बेटा रेजोनेंस है, ये अपने आप को रेजोनेंस से स्टेबलाइज कर लेता है। तो पहला स्टेटमेंट बेटा बिल्कुल सही लिखा हुआ। सोडियम इथॉक्साइड में भी रिएक्शन विद, देखो बेटा एथेनॉल की रिएक्शन C2H5OH प्लस NaOH, बेटा इथाइल एल्कोहल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करता। क्यों, क्योंकि बेटा ये ऑलमोस्ट न्यूट्रल होता है, और NaOH क्या है, बेस, नो रिएक्शन। हाँ बेटा अगर ये सोडियम से रिएक्ट करता तो बेटा सोडियम इथॉक्साइड बन जाता। तो याद रखो इथाइल अल्कोहल NaOH KOH किसी से रिएक्ट नहीं करता, लेकिन बेटा डायरेक्ट सोडियम मेटल से रिएक्ट करता है, ठीक, और सोडियम एल्कोक्साइड बनाता है। तो ये बेटा गलत है। तो 82 का असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग।
83 आइए, क्लीमेंसन रिडक्शन, तुरंत पहचान लो बेटा, अमलगमेटेड जिंक कॉन्सेंट्रेट HCl, रोजनमूड PdBSO4, आइडोफॉर्म रिएक्शन NaOH H2 कौन देता है बेटा, एल्डिहाइड और कीटोन जिसके पास CH3CO। कैनिजारो में बेटा क्या लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। आंसर बेटा थर्ड होगा, कौन होगा यार, ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, डी का फर्स्ट, 83 का थर्ड। 84 प्रोडक्ट फॉर्म एल्डिहाइड एंड प्राइमरी एमीन, देखो बेटा ये आपका एल्डिहाइड, प्राइमरी एमीन H2N NH2 R, ये बेटा वाटर निकाल दो, क्या बना RCH डबल बॉन्ड NR, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा सिफ बेस। एट्टी 85 सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देखो बेटा ग्राउंड स्टेट में, देखो बेटा निकिल का बेटा कॉन्फ़िगरेशन 3D8 4S2 Ni ट्रिपल प्लस है, क्या बचेगा 3D7, 3D7 बेटा कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 3। Fe ग्राउंड स्टेट बेटा 3D6 4S2, Fe डबल प्लस बेटा क्या बचेगा 3D6, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4। Zn प्लस, Zn का बेटा ग्राउंड स्टेट में क्या होता है 3D10 4S2, तो बेटा Zn डबल प्लस क्या होगा बेटा 3D10 4S1, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। Cu प्लस, Cu का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन बेटा क्या होता है Cu का 3D10 4S1, तो बेटा ये 3D10 कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो आंसर बेटा सेकेंड। 86 हाउ मैनी EDTA बेटा क्या होता है हेक्साडेंटेट, कैल्शियम आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल मतलब 6 लोन पेयर ले रहा। ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या होता है बेटा, ऑक्टाहेड्रल मतलब बेटा ये आपका M है, कितने लोन पेयर ले रहा बेटा 6, यानी लिगेंड बेटा 6 लोन पेयर देना चाहिए। और EDTA बेटा क्या होता है हेक्साडेंटेट, तो आपको बेटा चाहिए कितना 6, एक ही बेटा EDTA 6 दे देता है, इसलिए आंसर फर्स्ट। 87 विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट करेक्टली मैच विद द विटामिन मेंशन विद इट, ये तो बेटा आपको हमसे ज्यादा आता होगा। देखो विटामिन डी से बेटा क्या होता है बोन डिफॉर्मिटीज होती है, ठीक है ना, तो यहां देखो विटामिन सी लिखा है इसलिए बेटा ये गलत है। 88 हिंसबर्ग रिएजेंट से कौन रिएक्ट नहीं करता, टर्सरी एमीन। हिंसबर्ग रिएजेंट बेटा किस एमीन से रिएक्ट करता है, जिसके पास नाइट्रोजन से जुड़ा कम से कम एक हाइड्रोजन हो। प्राइमरी एमीन में 2 होता है इसलिए रिएक्ट करता है, सेकेंडरी में 1 होता है इसलिए रिएक्ट करता है। तो देखो इसमें 2 है बेटा रिएक्ट करेगा, इसमें 1 है बेटा रिएक्ट करेगा, इसमें रिएक्ट नहीं करेगा। Which of the following region is correctly matched? Reaction used to convert amide into primary amine with 1 carbon less Hofmann, बिल्कुल सही। RCONH2 किसमें कन्वर्ट होता है RNH2 में, 1 कार्बन कम, बिल्कुल सही। नॉट पूछा है बेटा। रिएक्शन यूज कन्वर्ट प्राइमरी एमीन इनटू आइसोसाइनेट कार्बेलेमीन, सही है। रिएक्शन यूज टू डिस्टिंग प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हिंसबर्ग, बिल्कुल सही है। प्राइमरी एमीन रिएक्ट करता है बेटा, जो सॉल्ट बनता है वो बेटा NaOH में सॉल्वेबल होता है। सेकेंडरी एमीन रिएक्ट करता है लेकिन सॉल्ट NaOH में सॉल्वेबल नहीं होता, टर्सरी बेटा रिएक्ट नहीं करता। प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी यूजिंग थैलामाइड, बिल्कुल नहीं, विक्टर मेयर से बेटा एल्कोहल का टेस्ट किया जाता है। तो 84 का आंसर 4। 89 का आंसर 4। 90 देखिए बोरिक एसिड पॉलीमराइज होता है क्यों, रट डालिए बेटा प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। 91 KMnO4 का टाइट्रेशन हो रहा बेटा FeSO4 के साथ,
टाइट्रेशन में क्या बराबर होता है बेटा, मिली इक्वलेंट। तो देखो KMnO4 की बेटा मोलैरिटी दी है, मोलैरिटी में मिली इक्वलेंट क्या होता है NMV, इसका बेटा ग्राम दिया है, ग्राम W/E बेटा क्या होता है ग्राम इक्वलेंट, 1000 से डिवाइड करो मिली इक्वलेंट। फेरस सल्फेट किस में ऑक्सीडाइज होगा, फेरिक सल्फेट में। इक्वलेंट वेट क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट बाई 1, इसका मॉलिक्यूलर वेट 5696, 6 6 12, 9 5 14 1 15। तो देखो यहाँ रखो बेटा 2 152 इंटू 1000, KMnO4 का एन फैक्टर एसिडिक में 5, मोलैरिटी 0.05, वॉल्यूम बेटा V1 पर। सॉल्व कर लो, 91 का आंसर फर्स्ट। कौन सा रिएजेंट सल्फेट और क्लोराइड को रिमूव करने के लिए जो होता है, जो बेटा दोनों से रिएक्ट करे, तो देखो इसका आंसर बेटा क्या होगा थर्ड, क्योंकि Pb बेटा PbSO4 भी बनाता है, Pb बेटा PbCl2 भी बनाता है। ठीक है। 93 aqueous solution of an inorganic salt on treatment with HCl give white precipitate, व्हाइट प्रेसिपिटेट बेटा Hg2Cl2 बनाता है। ये सब याद करने वाला क्वेश्चन है, आंसर फर्स्ट। 94 पोटेशियम डाइक्रोमेट को बेटा HCl के साथ हीट करोगे तो क्लोरीन गैस मिलती है। 95 H2SO4 KNO3 के साथ क्या निकाल रहा, ब्राउन फ्यूम्स, ब्राउन फ्यूम्स किसकी बनती है बेटा NO2 की। NO2 ब्राउन कलर्ड गैस है ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आंसर 4। 96 विच इज द करेक्ट पेयर रिगार्डिंग सॉल्युबिलिटी, ये सब रटने वाले क्वेश्चन है बेटा। 96 का आंसर फर्स्ट, MnS की सॉल्युबिलिटी CuS से ज्यादा। 97 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कलर ऑफ लेड सल्फाइड, याद रखो बेटा PbS ब्लैक कलर का होता है। जैसे ओल्ड पेंटिंग होती है जो जिसमें बेटा लेड वाला पेंट यूज किया जाता है, ओल्ड पेंटिंग में बेटा लेड होता है, एटमॉस्फेयर में H2S गैस है, सल्फाइड से रिएक्ट करके PbS, तो बेटा पेंटिंग में ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं PbS के, तो ये याद रखो लेड सल्फाइड ब्लैक होता है बेटा। फिर देखो Fe ट्रिपल प्लस OH, ये बेटा क्या बनाएगा फेरिक हाइड्रोक्साइड, फिर ये बेटा क्या बनाएगा फेरिक क्लोराइड, ये बेटा वाटर सॉल्युबल होता है, और ये बेटा क्या बनाएगा फेरिक फेरोसाइनाइड, इसका बेटा प्रूसियन ब्लू कलर होता है, ब्लू कलर। और बेटा FeCl3 जब KCNS रिएक्ट करेगा तो FeCNS का होल थ्राइड, ये बेटा ब्लड रेड कलर होता है। अब जरा अपना ऑप्शन देखो, AR रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट, ए कौन है भाई फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है सही है, रेडिश ब्राउन होता है फेरिक हाइड्रोक्साइड। C फॉर्म ब्लू कलर, बिल्कुल सही है बेटा C है। कंपाउंड D ब्लड रेड कलर, सही है बेटा। B इनसॉल्युबल गलत, फेरिक क्लोराइड बेटा वाटर सॉल्युबल होता है। 99 when H2S is passed through an ammonical salt, white precipitate बेटा किसका बनेगा Zn का, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। 99 का 4, तो 99 का बेटा 4। अब आइए लास्ट क्वेश्चन बेटा 100, ए व्हाइट प्रेसिपिटेट, रिमेंबर व्हाइट, which dissolve in ammonium acetate solution on boiling black precipitate, देखो पहले व्हाइट था फिर बेटा क्या हो गया ब्लैक, ब्लैक प्रेसिपिटेट किसका होता है, कि ब्लैक प्रेसिपिटेट कब बना जब व्हाइट प्रेसिपिटेट वाला किससे रिएक्ट किया, देखो बेटा ये आपका अमोनियम एसीटेट है, अमोनियम एसीटेट है ये बेटा,
इससे आपका बेटा इसकी रिएक्शन किससे करा रहा हूं? प्रेसिपिटेट से। ठीक, और बेटा जो यहां पर X मिला इसमें क्या पास कर रहे हैं? H2S। ये क्या मिल रहा है? ब्लैक। ब्लैक प्रेसिपिटेट बेटा किसका होता है? PBS का। यानी यहां पर ये जो प्रेसिपिटेट था इसमें बेटा क्या था? PB। ठीक है ना? तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बेटा किसका होगा? ठीक, तो बेटा PBS ब्लैक है तो यहां पर PB है, तो व्हाइट बेटा व्हाइट में PB है, तो क्या होगा आंसर? PbSO4। फिर से देखो बेटा, व्हाइट प्रेसिपिटेट अमोनियम एसीटेट में डिसॉल्व कर रहे हो, घुल गया बेटा उसमें। जब उसमें घुलने के बाद उसमें क्या पास कर रहे हो सॉल्यूशन में? H2S ब्लैक प्रेसिपिटेट। ब्लैक प्रेसिपिटेट मतलब लेड का सल्फाइड है, और लेड वाला बेटा ऑप्शन कौन सा है? थर्ड। तो 100 का बेटा थर्ड। तो ये बेटा आपका जो 14 तारीख को FLT हुआ उसका डिस्कशन था। पहले क्वेश्चन संजीव भाटिया सर ने किया, बाकी हमने। ओके बेटा, थैंक यू। होप कि आपको बेटा आपके जितने भी क्वेरीज होंगे इससे सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू बेटा।